जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है। 10 रुपए की पेमेंट करनी होती है। आप पूछते हैं भैया आपका क्यूआर कोड कहाँ है, मुझे फोन पे गूगल पे करना है। लेकिन इनकम टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट वाले दोस्तों बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है। तो आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों यूपीआई एंड इनकम टैक्स नोटिस। इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने के बाद 1 अप्रैल 2026 से आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। तो बहुत तरह की डाउट क्वेरी क्वेश्चंस, कब आपको आईटीआर भरनी है, कितना लेन देन आप कर सकते हैं, कब आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, उसके बारे में आज जानेंगे। आपको पता होगा यूपीआई दोस्तों, मैंने बताया 10 रुपए की भी पेमेंट करनी है। आज के दिन में तो यूपीआई ही इस्तेमाल होती है। 50% से ज्यादा का दोस्तों ऐप अकेला फोन पे यहां पे यूज होता है। उसके बाद गूगल पे है, पेटीएम है, क्रेड है, अमेजोन पे है, नावी है, बहुत तरह की ऐप आ चुकी है दोस्तों। हर एक बैंक वाले अपनी आजकल यूपीआई की ऐप देते हैं। करंट अकाउंट में भी आप यूपीआई यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 क्या है, कब से लागू हो रहा है, और उससे बाद में हम कैश की ट्रांजैक्शंस को भी जिक्र करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि दोस्तों जब भी नोटिस की बात हो कैश की बात ना हो। यूपीआई की लिमिट दोस्तों इनकम टैक्स के लिए कितनी है, जीएसटी के लिए कितनी है, आईटीआर भरना कब जरूरी है, टैक्स आपको कब देना पड़ेगा, कितने बैंक अकाउंट आप रख सकते हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं तो दोस्तों कितनी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी आपको लगने वाली है, और कुछ सजेशंस, कुछ सुझाव, कुछ फीडबैक भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 1961 31 मार्च को खत्म हो चुका है। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है। तो सारे के सारे फॉर्म, सारे के सारे दोस्तों आपके जो नंबर्स हैं, आपके सेक्शंस हैं, वो सब रीनंबरिंग हो चुके हैं। लेकिन पहले भी कमाई करते थे तो टैक्स देना पड़ता था, और अब भी कमाई करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। वहां पर कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। और रिपोर्टिंग की बात करें दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक जगह नहीं जा सकता है। बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, शेयर मार्केट वालों के पास में, और आप यूपीआई कंपनी की बात करते हैं तो जहां पर भी दोस्तों आपने अपना पैन नंबर दे दिया, इसका मतलब है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप जुड़ गए। वो सूचना कभी भी आपको जा सकती है। दोस्तों जो भी रिपोर्टिंग होगी वो अलग अलग एंटिटी के हिसाब से होगी। मैंने आपको बता दिया, बैंक अलग है, क्रेडिट कार्ड कंपनी अलग है, पोस्ट ऑफिस अलग है, शेयर मार्केट का ब्रोकर अलग है, और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपकी रिपोर्टिंग जाएगी। अब आपका साल 1/4/26 से चालू हुआ है और 31/3/27 को खत्म होगा, जिसे कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 और टैक्स ईयर भी 26-27 बोलेंगे। तो आपके पैन कार्ड के हिसाब से आप लोगों ने सुना होगा पैन 2.0 आ रहा है, एआईएस, टीआईएस और 26S आते हैं, वहां पे भी डेटा शो करता है। दोस्तों इनकम टैक्स का एक सेक्शन मैं बताना चाहूंगा, जो ओल्ड सेक्शन 133(6) था दोस्तों। इनकम टैक्स वाले एक मेल, एक लेटर भेज करके कभी भी किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन 1 मिनट के अंदर मंगवा सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास आपका क्या क्या लेन देन हुआ हमें बताओ, और उस टाइम दोस्तों आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हम तो यही चाहते हैं। अगर आप लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तभी प्रॉब्लम आने वाली है। 31/3/2026 को जो आपका साल खत्म हुआ है उसके लिए आपकी लिमिट, 31/3/2027 को जो साल खत्म होगा उसके लिए लिमिट, तो दोनों सालों के लिए जो लिमिट्स हैं ये सेम रहने वाली है। दोस्तों यूपीआई से पहले एक बार फटाफट हम कैश की लिमिट को जान लेते हैं। दोस्तों एक बैंक के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक पैन कार्ड के अंदर अगर आप कैश डिपॉजिट कर देते हैं 10 लाख रुपए, चाहे एक बार में करें चाहे टुकड़ों टुकड़ों में करें, तो उस बैंक वाले की ये जिम्मेदारी लग गई है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देगा। ये सिर्फ कैश की बात हम कर रहे हैं, अभी तक यूपीआई की बात हमने नहीं की है। अब दोस्तों अगर आप कैश निकालने जाते हैं, विड्रॉल करते हैं, यहां पर भी लिमिट आपकी 10 लाख रुपए की है। आप एक बैंक से, एक सेविंग अकाउंट से एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख से ज्यादा का कैश जमा या निकालते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है हमें उस व्यक्ति की सूचना चाहिए, तो वो बैंक वाले एसएफटी के माध्यम से वो सूचना दे देंगे। और वहीं पर अगर आप एक बिजनेसमैन है, करंट अकाउंट यूज करते हैं, तो डिपॉजिट 50 लाख रुपए, और उस पैसे को निकालना है दोस्तों, विड्रॉ करना है करंट अकाउंट से, वो भी आपका 50 लाख रुपए है। तो करंट अकाउंट में बिजनेसमैन को ज्यादा ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है, तो इसलिए 50 लाख की लिमिट रखी है। लेकिन ये 50 लाख रुपए आपको ऐसे नहीं है कि हर किसी को यह अधिकार मिल गया कि आप 50 लाख तक जमा कर सकते हैं। इनकम टैक्स की आईटीआर भरने की लिमिट, टैक्स भरने की लिमिट, जीएसटी की लिमिट के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों कैश डिपॉजिट के बारे में मैंने बताया, अगर आप एफडी कराते हैं, आरडी कराते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, 75 से ज्यादा तरह की ट्रांजैक्शंस एआईएस, टीआईएस और 26S के अंदर शो होती है। बात करें दोस्तों यूपीआई की, आज की तारीख में भी इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है, उसके बावजूद भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो आप लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मान लीजिए एक यूपीआई की ऐप है फोन पे, उससे आप जो भी लेन देन करते हो वो फोन पे इनकम टैक्स वालों को डायरेक्ट कोई भी सूचना नहीं देगी, लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 133(6)
कभी भी कोई भी सूचना मांग सकता है। पैन 2.0 आ रहा है, AIS TIS 26S ऑलरेडी आपके प्लेस में हो चुके हैं। ये नोटिस मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, यूपीआई के कारण एक नोटिस आया है। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस नहीं है, अब आप कह रहे हो कि नोटिस आया है। दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर अभी भी ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट सूचना नहीं जाती है। लेकिन ये देखिए समन आया है एक व्यक्ति को, समन टू अपीयर इन दी पर्सन गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के अंदर। दोस्तों जीएसटी आप लोगों को सबको पता होगा, अगर आप सेल करते हो तो 40 लाख से ज्यादा, सर्विस करते हो तो 20 लाख से ज्यादा के ऊपर आप लोगों को जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। दोस्तों वेयर्स बेस्ड ऑन द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम रेजर पे और फोन पे। इसका क्या मतलब हुआ, फोन पे वालों से रिपोर्ट जीएसटी वालों को मिल गई है, इनकम टैक्स में नहीं मिली है लेकिन जीएसटी वालों को मिल गई है। ये बोलते हैं 21-22, 22-23, 23-24 पिछले 3 सालों का डेटा उठा लिया दोस्तों, तो ये ज्यादा भी उठा सकते हैं। आप खुश मत होइएगा कि मेरा साल तो निकल गया। ये देखिए 23-24 में 40,11,000 रुपए इस व्यक्ति ने लिए थे और ये बोलते हैं कि हमने एनालिसिस किया है, आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर नहीं है। आप रजिस्टर क्यों नहीं है, हाजिर होकर के हमें इस चीज का जवाब दें। तो दोस्तों आप अगर सेल करते हो तो 40 लाख से ज्यादा की सेल होने पर जीएसटी जरूर लें, नहीं तो इस तरह का नोटिस आपको जीएसटी वाले भेज सकते हैं। बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दोस्तों अगर आपका केस सेलेक्ट होता है तब जितनी भी क्रेडिट हुई है, मान लीजिए आपका 11 लाख रुपए कैश जमा हुआ है और 1 करोड़ रुपए यूपीआई आया है, तो उस सारी की सारी अमाउंट को पूछा जाएगा, फिर सिर्फ कैश का नहीं पूछा जाएगा और वो आपकी यूपीआई अनएक्सप्लेन्ड रह जाती है। दोस्तों किसी भी कारणवश से आप नहीं बता पाते हो कि आपकी ये यूपीआई कहां से आई थी। आपने कोई माल बेचा, सेल करी थी, सर्विस करी थी, कोई लोन आया, किसी को लोन दे रखा था वापिस आया, गिफ्ट लिया, जो भी पैसा था दोस्तों नहीं बता पाते हो, 30% का आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा और 200% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। लगभग 90% आपको सरकार को देना पड़ जाएगा। दोस्तों मान लीजिए 10 लाख रुपए आपके यूपीआई से आए थे और आपका केस सेलेक्ट हो जाता है तो 9 लाख रुपए तक आपको सरकार को देने पड़ जाएंगे अगर आप उस चीज को जस्टिफाई नहीं करते हो। मैं फिर बता रहा हूं, आपके फादर से पैसा आया था, आपने लोन लिया था, गिफ्ट लिया था, कहीं से भी पैसा आया था, उसको आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी जनरल ट्रांजैक्शंस आप करते हो, मान लीजिए किसी से लोन लिया, किसी से गिफ्ट लिया, P2P के अंदर काम किया, क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग के अंदर, और कोई भी ऐसा रिइंबर्समेंट था, मान लीजिए मैं कहीं पे गया हुआ था और मैंने 10,000 रुपए किसी को दिए और वो 10,000 रुपए मेरे पास में वापस आ गए, तो इस केस के अंदर भी क्या होगा, वो मेरी अकाउंट जस्टिफाई हो जाएंगे, क्योंकि सेविंग अकाउंट के थ्रू ही आप लोग लेन देन करते हो। दोस्तों आप सेविंग अकाउंट का यूज करें, करंट अकाउंट का यूज करें, पेमेंट बैंक्स का करें, पोस्ट ऑफिस का करें, सभी के सभी बैंक्स के अंदर आप ही का पैन कार्ड लगा हुआ है, तो एक पैन कार्ड से सारा का सारा डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं बिजनेसमैन की। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, बहुत तरह के बिजनेसमैन हैं, शॉपकीपर हैं, वो करंट अकाउंट यूज करते हैं, यूपीआई के अंदर करंट अकाउंट को ऐड कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट यूज करते हैं तो आपके बैंक के द्वारा भी आपका अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है, डेबिट होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि आप जब खाता खुलाने जाते हैं उनको बोलते हैं मैं सर बेरोजगार हूं, मेरी कोई ज्यादा लेन देन नहीं है, मेरी कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है, और बाद में आप ऐसे लेन देन करते रहते हैं। दोस्तों बहुत तरह के नोटिसेज अगर आप कहना चाहेंगे तो हम उनके नोटिसेज को भी एक्सप्लेन करके बताएंगे। बहुत बैंक ने, प्राइवेट बैंक ने, गवर्नमेंट बैंक ने नोटिसेज दिए हैं लोगों को कि आपका इतना लेन देन हो रहा है, इसका प्रूफ हमें दे दीजिए। अब दोस्तों यूपीआई की लिमिट अगर एक दुकानदार है, करंट अकाउंट यूज करता है और प्रॉपर अपनी आईटीआर भरता है, उस आईटीआर को अपनी नेट प्रॉफिट में, सेल में दिखाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अनलेस कि 40 लाख से ज्यादा की सेल पर वो जीएसटी ले ले, 20 लाख से ज्यादा की सर्विस पर वो जीएसटी ले ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन की तरह रहो ना, आप एमएसएमई के आधार पर अपना करंट अकाउंट ओपन करा लो, उससे यूपीआई ऐड कर लो, फिर जितना मर्जी लेन देन करो, लेकिन जीएसटी की लिमिट को ध्यान देना है। अब यूपीआई की लिमिट दोस्तों आईटीआर के लिए परजम्पटिव टैक्सेशन आप लोगों ने सुना होगा, पहले सेक्शन 44 एडी हुआ करता था, अब नया सेक्शन 58 हो गया है। तो यहां पे क्या होता है, जितना भी क्रेडिट आपके खाते में पैसा आया दोस्तों, अगर ये ऑनलाइन आता है, क्योंकि यूपीआई ऑनलाइन माना जाता है, तो सरकार कहती है इसका कम से कम 6% या एक्चुअल दोनों में से जो ज्यादा है उसका नेट प्रॉफिट दिखा दो। एक व्यक्ति था जिसने 40 लाख रुपए दोस्तों सेल कर दी, मान लीजिए ऑनलाइन यूपीआई से आ गए, 40 लाख से ज्यादा पर तो जीएसटी लेना पड़ जाएगा, और उसका कम से कम सरकार कहती है 6%, 2,40,000 रुपए उसका नेट प्रॉफिट है। हालांकि 4 लाख रुपए तक इनकम होने पर आपको आईटीआर भरनी जरूरी नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि आपको 40 लाख रुपए को भी तो जस्टिफाई करना है, सेटिस्फाई करना है, तो आप
इस यूपीआई से क्रेडिट को दोस्तों जस्टिफाई कर सकते हो। जीएसटी की लिमिट को ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों कोई भी पेमेंट आपकी सेल करते हो तो आपको पता होना चाहिए, सर्विस करते हो, लोन किसी से लिया या पहले लोन दे रखा था, वो पैसा वापस आया, आपने किसी से गिफ्ट लिया, गिफ्ट के अंदर भी वो रिलेटिव है या नॉन रिलेटिव है, कोई प्रॉपर्टी बेची थी, कोई भी आपने दोस्तों प्रॉब्लम इस तरह की और प्रॉपर आप आईटीआर अपनी भर देते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि सांझ को आज नहीं, अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है, प्रॉपर ट्रांजैक्शंस का जस्टिफिकेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएसटी की बात कर लेते हैं दोस्तों, घना सारा टैक्स। दोस्तों अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 20 लाख से ज्यादा, अगर आप सेल करते हैं तो 40 लाख से ज्यादा की सेल होने पर आप लोगों को आईटीआर जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाएगा, ताकि जीएसटी वाले अलग हैं, इनकम टैक्स वाले अलग हैं, बैंक वाले अलग हैं, रेरा वाले, ईडी वाले, ये सारे के सारे अलग हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमने देखे थे जो सीएससी सेंटर चलाते हैं, एईपीएस, बैंक बीसी, इस तरह का काम करते हैं, किसी से पैसा लिया, किसी को पैसा दे दिया, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें हमारी टर्नओवर क्या है, हमें जीएसटी कब लेना है, हमें रिकॉर्ड क्या मेंटेन करने हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर हमने बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च किया है। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सीए सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, CA-SumitSharma.com पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा लिंक दे रखा है। दोस्तों जितने रुपए की आप अपनी आईटीआर भरवाने के लिए किसी को प्रोफेशनल को फीस देंगे, उससे कम के अंदर आप इनकम टैक्स जीएसटी की बारीकियां सीख जाएंगे, खुद की आईटीआर तो भरना सीख जाएंगे, अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों की भी आईटीआर भर के कुछ पैसा भी कमा सकते हैं, अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आप जीएसटी के अंदर अगर आप रजिस्टर हो जाते हो तो जितना भी पैसा आपके अकाउंट में आएगा दोस्तों, उसको आपको जीएसटी में सेल दिखाना पड़ेगा। अगर आपकी वो सेल है, अनलेस कि आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हो, और दोस्तों प्रॉपर आईटीआर भी भरनी पड़ेगी। पर्सनल लेन देन उसके बाद में नहीं करना है, क्योंकि जीएसटी वाले बोलेंगे कि आप इसको सेल मान रहे हो। अब दोस्तों आईटीआर की बात कर लेते हैं। 5 तरह की इनकम होती है। सैलरी की, जिसके अंदर पेंशन भी आ जाती है, रेंट की, बिजनेस की, कैपिटल गेन की, इन चारों में जो नहीं आई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो अभी साल खत्म हुआ है, इसे अगला साल टैक्स ईयर 26-27 होगा, न्यू टैक्स रेजिम में जाते हो तो 2.5 लाख से ज्यादा इनकम होने पर, दोस्तों 4 लाख से ज्यादा इनकम होने पर आपको न्यू में आईटीआर भरनी है, और 2.5 लाख से ज्यादा इनकम होने पर आपको ओल्ड में आईटीआर भरनी जरूरी है। अब एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी इनकम आ रही है 3,99,000 रुपए। अब बोलोगे कि सर ये 2.5 से तो ज़्यादा है, सरकार को कैसे पता लगेगा कि मुझे ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है? तो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाता है कि आप न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हो, लेकिन आपने सुना होगा 12 लाख रुपए तक इनकम पर टैक्स नहीं देना है, लेकिन 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर आप लोगों को आईटीआर भरनी जरूरी है। दोस्तों वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी, सरकार ना तो कहती लीगल है, ना ही कहती है इलीगल है, लेकिन प्रॉफिट पर टैक्स चाहिए और लॉस तुम्हारा है। तो अगर आप P2P करते हो, पैसे विड्रॉ करते हो, वॉलेट में निकालते हो और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड है, प्रॉपर आईटीआर भरते हो, आप उसके 30% पे टैक्स दे देते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉपर्टी दोस्तों आपको पता होगा प्रॉपर्टी के अंदर क्या चलता है। 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली, 50 लाख रुपए आपको दोस्तों ऑनलाइन और 50 लाख रुपए 2 नंबर का कैश देना पड़ता है। तो अगर आप इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी परचेज आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिखाना होता है। पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये पैसा कहां से आया था। दोस्तों प्रॉपर्टी सेल करते हो तो उसके अंदर कैपिटल गेन दिखाना होता है। हालांकि आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी के जो एडवांस बयाना है 20,000 से ज्यादा नहीं लेना, प्रॉपर्टी बेचने पर 2 लाख से ज्यादा का कैश आपको नहीं लेना होता है। यूपीआई या प्रॉपर्टी से सेल परचेज करें और प्रॉपर उसको आईटीआर में दिखा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेमिंग दोस्तों हालांकि इंडिया में बैन हो गया है, लेकिन फिर भी आप यूपीआई के माध्यम से गेमिंग करते हैं तो उस गेमिंग की कमाई पर 30% का टैक्स देना है। सरकार कहती है चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, हमें टैक्स तो लेना ही लेना है, और बैंक वाले आपका अकाउंट अलग से फ्रीज कर सकते हैं। अब दोस्तों मेरा एक एसबीआई का अकाउंट था, उसमें मेरे पास 10,000 रुपए पड़े थे, और मेरा एक पीएनबी का अकाउंट है, उसमें मेरे पास 2,000 रुपए पड़े हैं, लेकिन पीएनबी से मेरी किस्त कटनी है 12,000 रुपए की, तो मैं ये 10,000 रुपए ट्रांसफर कर देता हूं यहाँ पे दूसरे अकाउंट में, वो 12,000 हो गए। तो ये सेल्फ अकाउंट की ट्रांसफर, एक से लिया दूसरे में दिया, मतलब खुद के अकाउंट में ही जब ट्रांसफर करते हैं दोस्तों, ना तो आपकी सेल है, ना सर्विस है, ना लोन है, ना गिफ्ट है, तो इसको ना तो इनकम टैक्स में आपको प्रॉब्लम आती है, ना ही जीएसटी में प्रॉब्लम आती है। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग काम करते हैं दोस्तों। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जहां पे 4 लाख के बाद टैक्स देना होता है, इंट्राडे एफ&ओ डिविडेंड पर आपको 12 लाख के बाद टैक्स देना होता है। अगर आप अपने वॉलेट के अंदर पैसा विड्रॉल करते हैं, पैसा ऐड करते हैं ब्रोकर के अकाउंट में, तो दोस्तों वहां पे ब्रोकर अकाउंट से बैंक में आया, बैंक से ब्रोकर में आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी ट्रांजैक्शंस तो काउंट हो जाएगी। मान लीजिए आपने 10 बार 10-10 लाख रुपए निकाल लिया, जमा करा दिया, तो आपकी एंट्री तो 1 करोड़ रुपए की हो गई, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपकी इनकम नहीं है। जब आप अपनी आईटीआर भरेंगे दोस्तों, जब आपके अपने कैपिटल गेन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैक्स रिपोर्ट निकाल लेंगे, तो उस आधार पर आपको अपना पूरा का पूरा आईटीआर में दिखा देना है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग
लोग कमीशन का काम करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे कि CSC वाले हैं, बैंक BC वाले हैं, AEPS वाले हैं, इसके ऊपर हमारा कोर्स आ चुका है। एक बार उसको जरूर चेक करें, लेना या नहीं लेना आपका डिसीजन है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं हर एक एंट्री को, हर एक ट्रांजेक्शन को जस्टिफाई करना आप समझ जाएंगे। किसी के ब्याह पर पेमेंट करते हैं तो कैश के अंदर लेकर के ऑनलाइन देते हैं, ऑनलाइन लेकर के कैश देते हैं, किसी का बिल भरते हैं तो यहां पर आपको ITR भरनी है, रिकॉर्ड रखने हैं, लाइसेंस और सर्टिफिकेट रखना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों करंट अकाउंट खुलवाने के लिए लोग GST नंबर ले लेते हैं। मैंने आपको बताया 40 लाख से अगर आपकी ज्यादा सेल नहीं है, 20 लाख से ज्यादा की सर्विस नहीं है, तो आप MSME, संस्था धारण नंबर, फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, शॉप एक्ट, कोई भी सर्टिफिकेट, लाइसेंस के आधार पर अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप अपना इंडिविजुअल करंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। कितने नंबर ऑफ बैंक अकाउंट एक व्यक्ति रख सकता है? दोस्तों RBI में, GST में, इनकम टैक्स में कहीं पर भी ये नंबर ऑफ लिमिट नहीं है। मान लीजिए इंडिया में 12 गवर्नमेंट बैंक है, 10 प्राइवेट बैंक है, 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो आप 32, 42 जितने मर्जी अकाउंट ओपन करवाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन सभी में आपको मिनिमम बैलेंस का चार्ज देना पड़ेगा, ATM चार्ज देने पड़ेंगे, आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको कहते हैं एक गवर्नमेंट अकाउंट रख लो, एक प्राइवेट रख लो, एक ऑनलाइन रख लो, एक ऑफलाइन रख लो, जो आपको प्रॉपर मेंटेनेंस हो सके। एक से ज्यादा बैंक अकाउंट दोस्तों आपने रखा तो एक अकाउंट पे आप डिपेंड नहीं रहेंगे। एक का सर्वर डाउन है तो दूसरे पर चले जाएंगे। अलग अलग बैंक वाले अलग अलग ऑफर देते रहते हैं। दोस्तों एक अकाउंट आपका हैक हो गया, फ्रॉड हो गया, तो एक के अंदर ही पैसा उड़ेगा, दूसरे के अंदर आपका सेफ रहेगा। दोस्तों आप FD कराने की बजाय कई बार क्या होता है, आप अदर इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा सकते हैं। तो DICGC, 2 बैंकों में 5-5 लाख रुपए जमा कराएंगे, दोनों बैंक डूब जाते हैं तो 5-5 दोनों में ही आपका सेफ रहेगा। लेकिन हर बैंक के दोस्तों अपने चार्जेस होते हैं। ATM चार्जेस है, इसके बाद में मिनिमम बैलेंस चार्जेस, कैश हैंडलिंग चार्जेस, SMS चार्जेस वो देने पड़ेंगे। हर एक अकाउंट को ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि ASTS 26S में इनकम टैक्स के ऑनलाइन आपको हर खाते का ब्याज मिलेगा। इनकम टैक्स को तो पता चल गया, उन सबको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। ITR के अंदर सारे अकाउंट आपको दिखाने पड़ेंगे। दोस्तों FD बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट का टूल है। तो यहाँ पर FD के ऊपर भी आपको 50,000 से ज़्यादा का एक नॉर्मल आदमी को और 1 लाख से ज़्यादा एक सीनियर सिटीजन को ब्याज मिलता है। तो 10% का TDS कट जाता है। अगर आप TDS नहीं कटवाना चाहते तो फॉर्म 121 आप जमा करा सकते हैं। लेकिन ये भी कहने का मतलब FD पर पैसा लगाएं तो 10 लाख से ज़्यादा की FD अगर आप कराते हैं तो ये सूचना इनकम टैक्स को चली जाएगी। 2 लाख से ज़्यादा कैश में कराते हैं तो ये सूचना चली जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको बचना है। इसके बाद क्रेडिट कार्ड का बिल दोस्तों 10 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन, 1 लाख से ज़्यादा कैश के अंदर भर देते हैं तो ये सूचना भी इनकम टैक्स को चली जाती है। ITR का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है दोस्तों। मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए आपने UPI से ले भी लिए, लेकिन आप सेल करते हैं, उस सेल को दिखाते हैं, उसका 10% मान लीजिए प्रॉफिट दिखाते हैं 3 लाख रुपए, आपको टैक्स तो नहीं लगेगा। 12 लाख रुपए तक आपने सुना होगा न्यू रिजीम में, लेकिन आपकी ट्रांजेक्शन जस्टिफाई हो जाएगी। प्रॉपर ITR भर दोगे तो नोटिस आने के चांसेस बहुत घट जाते हैं। दोस्तों अगर आपने सारे के सारे सेविंग अकाउंट में मिलकर के 50 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट ले लिया, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे कैश हो, चाहे UPI हो, और करंट अकाउंट अगर आपका है 1 करोड़ से ज़्यादा का आ गया, तो आप लोगों को ITR भरनी ही भरनी है, चाहे आपकी कितनी भी इनकम हो, कहीं से भी इनकम हो। और दोस्तों ITR नहीं भरते हो और आपकी, मैंने आपको बताया, कैश का, FD का, क्रेडिट कार्ड का ये लिमिट क्रॉस करते हो तो 101% आपको नोटिस आ सकता है। लेकिन आज की तारीख में भी UPI के ऊपर सरकार को सूचना नहीं जा रही है, एक क्लिक पर जा सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कितना भी लेन देन करते रहें, जो भी लेन देन कर रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रख रहे हैं, प्रॉपर ITR भर रहे हैं, किसी भी टैक्स की चोरी नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप प्रॉपर ITR भर देंगे तो बढ़िया रहेगा। और आप अपना माल बना रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सेल परचेज करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आप बना लेते हैं। इनके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ITR नहीं भरते हो, कोई भी रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन्स करते हो, वो ट्रांजेक्शन्स 50 लाख तक है तो साल खत्म होने के 4 साल तक, 50 लाख से ऊपर है तो 6 साल तक आपको नोटिस भेजा जा सकता है। इसके बाद भी 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। दोस्तों डिपार्टमेंट आपको जस्टिफिकेशन मांगेगा, प्रूफ मांगेगा, आप उसको जस्टिफाई कर देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पैसा मेरा लोन का था, गिफ्ट का था, मेरी इनकम नहीं है, मैंने टैक्स की चोरी नहीं करी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो आपको 84% तक का इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी वहां पे देना पड़ सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं लीगल रहें, लॉयल रहें। दोस्तों सेक्शन 133(6)
जो नया इनकम टैक्स में सेक्शन 252 हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी किसी को भी कुछ भी पूछ सकता है। उन्होंने फोन पे वालों को एक मेल डालनी है कि आपके पास में इस लिमिट से ज्यादा जिस व्यक्ति का क्रेडिट आया है उसकी सूचना दे दो, तो आपने वहां पर भी केवाईसी करवा रखी है पैन आधार से, तो आप कहां जाएंगे दोस्तों, 1 मिनट के अंदर आपको पकड़ लिया जाएगा। तो आप ऑफिसर तो लिमिटेड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, लेकिन फेसलेस हो चुका है। जब आप उसको जस्टिफाई करेंगे तो आपके पास रिकॉर्ड होंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से हमने प्यारा सा सुंदर सा आप लोगों के लिए कोर्स बनाया है, जिसमें हमने बताया है कि आप इनकम टैक्स को कैसे बारीकी से समझ सकते हैं बड़े लेमैन लैंग्वेज में। जितने रुपए आप आईटीआर भरने के लिए देंगे उससे कम में आप अपनी आईटीआर खुद भर लेंगे, और दोस्तों इनकम टैक्स भी सीख जाएंगे। अड़ोस पड़ोस वालों को भी आप बता सकते हैं, जो भी लेन देन करें उसका रिकॉर्ड रखें। दोस्तों 4 लाख से ज्यादा इनकम होने पर आईटीआर भरनी जरूरी है, 12 लाख से ऊपर इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, 20 लाख से ज्यादा की सर्विस, 40 लाख से ज्यादा की सेल होने पर आप लोगों को जीएसटी लेना पड़ेगा। रिकॉर्ड रखेंगे, पैसा कहां से आ रहा है कहां से जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना बात का लेन देन ना करें। एआईएस और टीआईएस को जैसे ही आपका साल 31 मार्च को खत्म होता है, अप्रैल और मई का वेट करके मेरे कहने पर दोस्तों जून और जुलाई में एक बार अपना एआईएस टीएस जरूर चेक कर लें, प्रॉपर आईटीआर भरें। ज्यादा लेन देन करते हो तो करंट अकाउंट यूज करें। ये ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपको किसने ऑथराइज किया, कोई बैंक बीसी है, कोई सीएससी सेंटर है, कोई ई मित्र है आपका, तो वो ट्रांजैक्शंस आप अपने हिसाब से जरूर रखें। सारे के सारे बैंक अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करें। आप अपने पर्सनल सीए से जरूर डिस्कस करा करें कि सर मैं इस तरह का ट्रांजैक्शंस कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपके पर्सनल सीए नहीं है तो आप दोस्तों हमें कभी भी कॉल मैसेज व्हाट्सएप करके हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं, और सारे के सारे ब्याज ऑनलाइन आईटीआर में शो होते हैं। तो दोस्तों फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह जाती है कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर कर दें जो अननेसेसरी यूपीआई का लेन देन करते हैं। आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है कि सर मैंने इतने रुपए का लेन देन किया, इतना क्रेडिट कार्ड भरा, इतना यूपीआई किया, तो मुझे आईटीआर कब भरनी है, टैक्स कितना देना है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और chsumitSharma.com पर जाकर के दोस्तों प्लीज हमारे कोर्सेज को जरूर चेक करें, आपको बहुत कुछ नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।